अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बजट एक जायजा के स्पेशल एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। मुख्तलिफ सेक्टर्स को हम इस सेगमेंट में, इस स्लॉट में डिस्कस करते हैं। आज हम एनर्जी के हवाले से बात करेंगे, पावर क्राइसिस के हवाले से बात करेंगे, जिसमें हम देख रहे हैं कि एक बार फिर पाकिस्तान जो है वो इस दलदल में धंसता चला जा रहा है। गो के जो हुकूमती जोमा है इस वक्त, शायद खाकान अब्बासी साहब हों या और उनके रुफका, हर रोज वो एक ही नवीद सुनाते हैं कि लोड शेडिंग हम कम से कम करने जा रहे हैं, जनरेशन में जो है वो इजाफा हो रहा है। अब पाकिस्तान में मसला जनरेशन का है या डिस्ट्रीब्यूशन का है, ये एक बहस है, क्योंकि इस वक्त हम ये भी देख रहे हैं आज भी कैबिनेट लेवल के ऊपर जो है वो डिस्कशन हुई और स्टैंडिंग कमेटी ने जो है वो कुछ पावर सेक्टर्स के बड़े लोगों को बुलाया हुआ था और वहां पे ये भी सवाल हुआ कि जब हम बिजली पैदा नहीं कर रहे हैं, पैदावार नहीं हो रही, तो उन कंपनीज को पैसे क्यों दिए जा रहे हैं। तो ये जाहिर है कि कैपेसिटी पेमेंट के हवाले से ये बात हुई और मुझे हैरत ये है कि फिर लोगों को ये मालूम नहीं होता, जो हुकूमत में लोग बैठे होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि मुआहिदा हुआ क्या है। अव्वल तो वो मुआहिदा ही गलत है या सही है, जो भी है ये आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे और मजमूई सूरत हाल जो है वो मालूम करेंगे। जफर सुबानी साहब जो कि मेंबर हैं निजकारी कमीशन के, प्राइवेटाइजेशन कमीशन के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साबिक एमडी भी रहे हैं हेप्को के। बहुत बहुत शुक्रिया जफर साहब आपकी तशरीफ आवरी का, आपके वक्त का। शमसुद्दीन शेख साहब जो कि सीईओ हैं नेशनल रिसोर्सेज लिमिटेड के। शमसुद्दीन शेख साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। एक जमाने में आप SECMC सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी के साथ वाबस्ता थे और बड़े मैंने वहां पे जाके विजिट किए और हमने डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई कि 75 अरब टन जो प्रोविन कोल जो है वो निकल चुका है और अब पाकिस्तान में बिजली के मसाइल जो है, ईंधन के मसाइल, तवानाई के मसाइल हल हो जाएंगे। तो आपकी गहरी नजर है, आपका भी बहुत शुक्रिया। डिटेल में बात करेंगे। रेहान जावेद साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जफर सुबानी साहब आपसे शुरू करते हैं। इस वक्त 90 मिड 90s से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान एक एनर्जी क्राइसिस के अंदर फंसा हुआ। 2007 में ये संगीन हो गया था, बोरान बड़ी शिद्दत अख्तियार कर गया था और फिर उसके बाद जो है हुकूमतें, उस वक्त की जो हुकूमतें, उनको होश आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता इकदाम किए, कुछ नए मुआहिदे हुए, पावर जनरेशन के ऊपर तवज्जो दी गई। फिर वो जो मुआहिदे हैं वो ऐसे भी थे कि जो बड़ी तनकीद भी उसके ऊपर हुई और अब हम ये देख रहे हैं कि जो सर्कुलर डेट है वो तकरीबन 2470 अरब रुपए तक चला गया है सिर्फ पावर सेक्टर का। अब हम कहां पर खड़े हैं एनर्जी क्राइसिस के हवाले से, पाकिस्तान में कहां खड़े हैं जफर साहब? शुक्रिया। इसमें जो 2008 से लेकर 2012 का पीरियड जो है बहुत टफ था, जहां पे बहुत ज्यादा पावर शॉर्टेज थी और हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो बोन है एक्सपोर्ट का वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई और जो मार्केट उन्होंने लूज की उस पीरियड में वो बहुत देर के बाद रिकवर हुई। तो वो पीरियड गुजर गया आपका और फिर जब 2013 में नई गवर्नमेंट आई तो उन्होंने काफी ज्यादा एक्सपेंशन किए, आपके RLNG के प्रोजेक्ट किए और हर के ऊपर काम किया, ये तमाम चीजें हुई और एक वक्त ऐसा आया कि कैपेसिटी अच्छी खासी ऐड हो गई आपकी और अभी की नेम प्लेट कैपेसिटी 39,000 की है। लेकिन और ऐसा भी आया टाइम जहां पे बार बार ये कहा जाता था कि कैपेसिटी पेमेंट जो है ना वो करनी पड़ती है और अंडर यूटिलाइज की जाती है, स्पेशली जो विंटर का सीजन होता है। और इस वक्त जो पोजीशन ये है कि पीक गर्मी है आपका और एयर कंडीशनिंग जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो आपका डिमांड देता है और तकरीबन 6-7,000 मेगावाट जो है सिर्फ एयर कंडीशनिंग की वजह से जो 27,000 की डिमांड है वो एयर कंडीशनिंग कंज्यूम होती है। बट ये जो कमोडिटी की प्राइसेस जो बढ़ी आपकी लास्ट फ्यू मंथ से, तो जो आपके प्लांट हैं जहां पे उनको कोयला जैसा है, कोयला की प्राइस तकरीबन 3 टाइम्स होगी ज्यादा इंपोर्टेड कोयले की दाम है, प्लस RLNG के प्राइस हैं, तो वो जो ईंधन है उनका जो इंपोर्टेड के बेस पे है, जहां पे डॉलर पाकिस्तानी करेंसी भी वीक हुई है, कमोडिटी की प्राइस भी हुई है और कुछ पावर इंजन, पावर जो जनरेटर्स है उनकी मेंटेनेंस नहीं हुई है। ये तमाम चीज मिलके इस वक्त जो अवेलेबल कैपेसिटी जो कल अनाउंसमेंट की थी कि 21,000 की इस वक्त हमारे पास अवेलेबिलिटी जनरेशन है और 27,000 की डिमांड है, इसलिए कि गर्मी पीक पे है। तो अब ये पीरियड आ गया है कि पैसा भी नहीं है देने के लिए, उनको लेने के लिए और जो है वो डिमांड मीट नहीं कर पाए, तो काफी ज्यादा मुश्किल। आप कह रहे हैं कि डिमांड हमारी जो है वो 27,000 की है और 21,000 जो है हम इस वक्त सप्लाई कर सकते हैं जो जनरेशन है, जबकि इंस्टॉल कैपेसिटी जो है वो 39,000 की है। तो वो नेम प्लेट कैपेसिटी होती है, उसमें जैसा आपका विंड होता है,
सोलर होता है तो वो सिर्फ उसका एक पार्शल होता है, लेकिन फिर भी हमने 28,000 तक भी गए थे, आपका 27,000 भी एक वक्त पे हमने किया था। पर इस वक्त जो पावर जो जनरेटर्स नहीं काम कर रहे हैं उनमें प्रॉब्लम इम्पोर्टेड कोल का है, कुछ इम्पोर्टेड कोल के प्लांट चल नहीं रहे, कुछ RLNG के प्लांट नहीं चल रहे हैं। फर्नेस ऑयल की तो आप बात ही छोड़ दें, फर्नेस ऑयल इतना महंगा है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्ड टू डू फर्नेस ऑयल। हम कंजम्पशन कम कर लें लेकिन फर्नेस ऑयल नहीं होती। नहीं, ये सबसे बड़ा मसला जो है हमारे एनर्जी मिक्स का आ जाता है। हमारा एनर्जी मिक्स ही दुनिया में सबसे निराला है अगर कहें। शमसुद्दीन शेख साहब, अभी जो बात और मैं ऐड कर दूं, जी हाइड्रो जो है इस साल जो है ना बर्फ जरा स्लो निकली है, तो इस वक्त कंजम्पशन जो आपकी जो अप्रैल तक के जो नंबर्स हैं हाइड्रो का जो आपका कंपोनेंट है ओवरऑल मिक्स के अंदर, वो भी एज कम्पेयर टू 2-3 साल से तो वो कम चल रहा है। अच्छा शेख साहब, अब ये सारे जो मसाइल इस वक्त पाकिस्तान के पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, कैपेसिटी पेमेंट देने हुए जाहिर है कि ये जो एग्रीमेंट्स होते हैं इनके ऊपर भी बात करूंगा। हम इंडिजिनस रिसोर्सेज के हवाले से बात कर रहे थे, तो वो कहाँ गए सारे हमारे इंडिजिनस रिसोर्सेज? वो कब के लिए हमने टैप किए थे कि आज हम फिर इतने बड़े बहरान के अंदर, पावर क्राइसिस के अंदर खड़े हैं? सर इमरान साहब थैंक यू। इस वक्त हम वाकई बहुत बड़े प्रॉब्लम में हैं कि हम अपना पावर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, इसके बावजूद कि हमारे पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अवेलेबल है। 27-28 हजार हम प्रोड्यूस कर चुके हैं, तो हमारे पास कैपेसिटी अवेलेबल है, जबकि हम 21,000 प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमारे पास पैसे नहीं है कि हम बाहर से खरीद सकें। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह कि हमारे पास पैसे अगर हम लोग देने को तैयार भी हो जाए तो हमारे पास डॉलर्स नहीं है कि हम खरीद सकें। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त डॉलर का ना होना है। हमारे पास फॉरेन करेंसी अवेलेबल नहीं है कि हम खरीद सकें, और उसके बाद और ये भी सही है कि हमारी कोल की कीमत अब $300 से बढ़ चुकी है। इसका जो इस सारे सिस्टम का जो सोल्यूशन है, जो कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, जो कि शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है, वो है कि हम अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज को यूज करें। हमारे इंडिजिनस रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? या थर हो सकता है, या रिन्यूएबल हो सकता है, या हाइड्रो हो सकता है। ये 3 चीजें हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसे हमें करना है। लेकिन इसको इस्तेमाल करने के लिए लॉन्ग टर्म एक पॉलिसी चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली सिस्टम में अवेलेबल नहीं है। अभी हमें ये चाहिए कि हम इमीडिएट बेसिस पर ये जो 3 पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, अपने इंपोर्टेड कोल के पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, हपको पे, पोर्ट कासिम पे और साहिवाल पे, इन तीनों को इस पे थोड़े से पैसे खर्च होंगे, $400-500 मिलियन खर्च होंगे। हमें इनके बॉयलर्स को मॉडिफाई कराकर इनको थर पे करना चाहिए और 2 से 3 साल में हमें थर का कोल लाकर इन तक पहुंचाना चाहिए। अभी हमारे पास पोजीशन ऐसी है कि हम इन सब चीजों को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ये तो खैर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल में हमें ये बात अंदाजा लगा लेना चाहिए, ये बिल्कुल ही मेरे ख्याल में गलत फैसला है कि हमें लोड शेडिंग मुल्क में खत्म कर देनी चाहिए। हमें टारगेटेड लोड शेडिंग करनी चाहिए। हम इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि हम सबको पावर दे सकें। हमें चाहिए कि कम से कम 3 से 4 घंटे डोमेस्टिक सेक्टर में अपनी लोड शेडिंग करते रहें, ताकि हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को देते रहें, डोमेस्टिक सेक्टर में करते रहें, ताकि हम अपने डॉलर्स बचा सकें और हम इतना महंगा ईंधन न खरीदें। $20 से लेकर $25 तक की LNG, $300 का कोल और फर्नेस ऑयल, जितना जफर साहब ने कहा इतना महंगा है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम खरीदें। और अगर हम खरीदेंगे तो हम अपना सर्कुलर डेट और बढ़ाते जाएंगे। हम पहले 2.5 ट्रिलियन बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। पॉसिबल ही नहीं है कि हमसे आगे। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि रॉन्ग एट वेरी बिगिनिंग कब हुआ, क्योंकि आपका एनर्जी मिक्स ही इंडिजिनस रिसोर्सेज होने के बाद भी बावजूद हाइडल कैपेसिटी या हाइडल एक इतना रिसोर्स होने के बावजूद भी अगर अब हम अपना देखें एनर्जी मिक्स उठा के देखें तो वो वही सबसे बड़ी बुराई की जड़ है। इसके ऊपर क्यों नहीं फोकस किया गया? क्या कभी सिंसियरली इसको सही करने की कोशिश की गई? प्रॉब्लम कहाँ रहा पॉलिसी में? देखिए मैं आपको बताता हूं कि जैसे अगर मैं थर की एग्जांपल दूं, जो मेरी अपनी एक्सपर्टीज है, हमने 2018-2019 में 660 मेगावाट कर दिया था। 660 मेगावाट वहां से आ रहा है। अभी आप देखिए कि आज हम 2022 के मिडिल में बैठे हुए हैं, अभी तक सिंगल मेगावाट वहां से और नहीं आया। हालांकि वहां पे प्लांट्स लग रहे हैं, एक कराची में 660 का लगा, दूसरा 660 के वहां पे लगे, एक 1320 का। ये सब प्लांट्स लग रहे हैं, इंडिजिनस पे लग रहे हैं, लेकिन इतनी सुस्त रफ्तारी से काम हो रहा है और इतनी लेट हो गई हैं सब चीजें कि कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या हो क्या रहा है सिस्टम में। बिकॉज सिस्टम के अंदर जो पॉलिसी मेकिंग का लेवल है, वहां पे पॉलिसी मेकिंग लेवल पर इतनी चेंजेस होती हैं। पहले एक हुकूमत थी, फिर दूसरी हुकूमत थी, और हर हुकूमत में आप देखिए, पिछली हुकूमत अच्छी बुरी, वॉट एवर यू वांट टू कॉल देम,
इतने मिनिस्टर्स चेंज होते हैं, इतने सेक्रेटरी चेंज होते हैं कि पॉलिसी नहीं। आप किसी तो वहां हाइड्रो को कहते हैं, आज हमारे आप देखिए मंगला और तरबिला से आज क्या प्रोडक्शन हो रही है। पानी पर आप हमेशा से फुल कंट्रोल नहीं कर सकते। पानी पाकिस्तान में कम होता जा रहा है और ज्यादा आप डैम लगाते जाएं और आप ये समझें कि आपका बहुत पावर आ जाएगा वहां से, वो पॉसिबल नहीं है। एक लेवल तक ही आ सकता है, रिन्यूएबल एक लेवल तक हेल्प कर सकता है। हमें चाहिए कि हम अपना इंडिजिनस रिसोर्स बनाएं, हम अपने थर पे जाना पड़ेगा हमें, और थर के अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। नहीं तो अभी तक क्यों नहीं, अभी तक क्यों नहीं गए, अभी तक क्यों नहीं गए, क्यों रुका हुआ है काम? क्योंकि पॉलिसी में अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि पॉलिसी वाले सोचते नहीं है। पहले जब थोड़ा सा टाइम आता है, जब इन फ्यूज की कीमतें कम हो जाती हैं, कोल की कीमतें दुनिया में बहुत कम हो गई थी, फिर कोविड के जमाने में बढ़कर वापस से बहुत महंगी हो गई, फिर उसके बाद फिर कम हो गई, वैल्यू बहुत कम हो गई, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है सिस्टम के अंदर कि हमें इन चीजों। रेहान जावेद साहब, ये जो पॉलिसीज की कंटिन्यूएशन, पॉलिसीज का अदम तसलसल, हुकूमतों की तरजीहात का तब्दील होना और एक दूसरे की प्लानिंग को जमी बोस करना, ये मईशत इसका, क्योंकि ओवर द पीरियड 2009 से अगर 2021 तक की बात करें, $82 बिलियन का नुकसान हुआ, लाखों अफराद का रोजगार मुतासिर हुआ। आज पाकिस्तान की सनतें कहां खड़ी हैं इस जो है बेकार दकियानूसी पॉलिसीज की निस्बत? देखिए जी, मैं आपसे बड़ी सिंपल बात करूं, इस वक्त इस सब चीजों का जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है और जो 3-4 साल में ये मसले हल हो रहे हैं, इसके लिए तो गवर्नमेंट को एक कंसेंसस के साथ बैठ के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पाकिस्तान के इंडिजिनियस रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें जफर साहब और शमसुद्दीन साहब की बात से 100% एग्री। आपको थर, लाकड़ा और बलूचिस्तान के ऊपर अपने पावर प्लांट्स को शिफ्ट करना पड़ेगा और नए प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। लेकिन मैं आपकी तवज्जो एक और बात बताना चाहता हूँ, नवाज शरीफ हुकूमत के अंदर जो पिछले दौर में इन्होंने पावर प्लांट्स लगाए थे वो सब RLNG बेस्ड थे। They were the most efficient power plants in the world। इस पे कोई और बात बहस करने की कोई गुंजाइश नहीं है, और इस पे जफर साहब ये एग्री करेंगे कि माशाल्लाह एक लेजेंड है हमारे, इसमें कोई बहस की गुंजाइश नहीं है कि इनसे ज्यादा एफिशिएंट पावर प्लांट्स पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी। लेकिन आज क्या हो रहा है, मैं आपको कराची की एक एग्जांपल देता हूँ। आज कराची इलेक्ट्रिक इस वक्त 100 MMCFD RLNG के ऊपर 4600 रुपीज पर MMBTU वाली गैस को इस्तेमाल करके कराची के 2.5 करोड़ आवाम और 40,000 इंडस्ट्रीज को गैस के ऊपर, RLNG के ऊपर बिजली बनाकर दे रही है। अच्छा रेहान जावेद साहब आप माजरत के साथ मैं आपको यहाँ पे होल्ड करना चाहूंगा, क्योंकि जो वेलकम बैक, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी। रेहान जावेद साहब, ये जो अब देखें, अब बैठे हैं इस क्राइसिस से निकलने के लिए, तो एनर्जी सेविंग के हवाले से, डे लाइट के हवाले से हुकूमत कुछ फैसले कर रही है, जिसमें 8 बजे तमाम कमर्शियल एक्टिविटीज जो उनको बंद किया जाएगा। बहुत अच्छी बात होती है अगर वेडिंग हॉल्स वगैरह जो है उनमें भी रुझान होता है कि दोपहर के औकात में इसको करते हैं, और इसके ऊपर भी शायद बात की जाएगी। ये पॉलिटिकल कंसेंसस, इससे ज्यादा और क्या होगा इस वक्त? ये हुकूमत अगर सबको साथ लेकर चलती है और ये इतने बड़े फैसले करती है। रेहान साहब जनाब, देखिए एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम यू कैन नॉट मेक एवरीबडी हैप्पी। इस वक्त जो पोजीशन इस वक्त चल रही है कि मैंने आपसे जिक्र किया कि पाकिस्तान में मुस्लिम लीग लोगों की पिछले दौरे हुकूमत के अंदर बड़े एफिशिएंट पावर प्लांट्स लगाए गए थे, और उन सब प्लांट्स को हम RLNG पर चला रहे हैं। और इस वक्त कराची की मैं सिर्फ बात करूंगा अगर, तो कराची में के इलेक्ट्रिक को 100 MMCFD RLNG की बिल्डिंग की जा रही है, जिसकी वजह से कराची की यूनिट प्राइस पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा होने वाली है। कराची की 40,000 इंडस्ट्री और 2.5 करोड़ जो पॉपुलेशन है, इनको जो बिल लग के आएंगे उसमें 10 रुपए इजाफी फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगेंगे, जो कि पास थ्रू आइटम है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने एक मिसमैनेजमेंट क्रिएट की हुई है कि हम के इलेक्ट्रिक को, जिससे आवाम को फायदा होना है, गरीब लोगों को फायदा होना और इंडस्ट्री को फायदा होना है, उसको हम चला रहे हैं जी RLNG पे, जिसका रेट है जी 4600 रुपीज। आज $23 का की RLNG का रेट है और पाकिस्तानी लोगों में 4600 रुपीज पड़ती है। जबकि इसी कराची शहर के अंदर, अब देखें, अगर मैं किसी इंडस्ट्री के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपसे ये बात कर रहा हूं कि लिमिटेड रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज किस तरह कर सकते हैं। यहाँ कराची में 220 MMCFD गैस आज की डेट में, इंडिजिनियस गैस 800 रुपीज वाली, हम यहाँ की 600 इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं, जो इससे बिजली बना रही है 11 रुपए यूनिट पे।
हम इस वक्त 46 रुपए वाली यूनिट इसमें डाल के बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, डिपोजिट ऑफ ऑल टैक्सेस। और ये हमारी इंडस्ट्री जो 600 बना रही है, इनको 11 रुपए की बिजली पड़ रही है खुद बनाकर। और 220 MMCFD, क्या ये गैस ये इलेक्ट्रिक को डाइवर्ट नहीं की जा सकती? और बाकी पावर प्लांट्स को, पाकिस्तान की जो एफिशिएंट पावर प्लांट्स है जिस तरह पंजाब में लगे हुए हैं, उसको डाइवर्ट करके इससे सस्ती बिजली नहीं बना सकती? आप क्या सोच सकते हैं कि इस तरह के एक्शन लेने से हमारा इम्पोर्ट बिल कितना कम होगा और आवाम को कितना फायदा होगा? ठीक है जी, जफर सुबानी की तरफ। जफर साहब, अगर इस तरह से कर लिया जाए, रेहान शेख साहब जो कह रहे हैं, मसला पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस जो है वो बिजली का नहीं है, कि बिजली असल में हमारा प्रॉब्लम है कि सस्ती चीज नहीं है, सस्ती तवानाई नहीं है, सस्ता ईंधन नहीं है। अदरवाइज तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जफर साहब देखिए, ये जो बात कर रहे हैं रेहान साहब, बात ये थी कि जब 1 साल पहले जब एडिशनल बिजली अवेलेबल थी, तो ये एक तजवीज थी कि जो लोग अपने कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट हैं जिनकी एफिशिएंसी 30-35% होती है, एज कम्पेयर टू RLNG 3 प्लांट है वो 62% है। तो अगर तो KSC और डिस्कोज अगर एक पूरा सिस्टम के तहत उनको ये बिजली देती उनको, तो ये जो आपके महंगी जो बिजली बनाते हैं, बिकॉज इनकी कैपेसिटी जो है एफिशिएंसी बिल्कुल नहीं है आपकी, तो ये जो इतने सारे एक पीरियड जब आया जब बिजली अवेलेबल नहीं थी, तो हर कंपनी जो आती है उसने इन्वेस्टमेंट किया और जो पावर प्रोजेक्ट लगाए जो गैस यूज करते हैं, और एफिशिएंसी उनकी 35-40 से ज्यादा नहीं है, 35 मैक्सिमम है आपका। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग का है। अब आगे हमें जो इस वक्त जो है चैलेंजेस इन कमोडिटी प्राइस का, तो जाहिर है कि किसी को पता नहीं है। ऑयल की प्राइस फिर बढ़ना शुरू हो गई है, 140 बैरल की प्राइस डॉलर की एक की है। हमें जो शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, जिस तरह गवर्नमेंट ने आपका ये किया है कि आपका कम ऑफिस जो हैं और पूरे मार्केट जल्द से जल्द खत्म करें, और जो डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी है डिस्को, वहां पे नया बोर्ड लगा है, वो लास्ट 1-1.5 साल हो गए हैं। 2-3 मेरे दोस्त हैं जो इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जब वो इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है तो कहीं ना कहीं वो स्टे ऑर्डर्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो वो जितनी मेहनत कर रहे हैं, इनफैक्ट 3 दोस्त हैं जो डिफरेंट डिस्पोज में लगे हुए हैं, जितनी एफर्ट करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन का इशू बहुत ज्यादा है। और जाहिर है कि जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो भी आपके हाथ से निकलने का अंदेशा होता है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया। शेख साहब, शमसुद्दीन साहब, आपकी तरफ आता हूँ। ये जो बात की जाती है, बड़ा इसके ऊपर पॉलिटिकल डिबेट भी होती है और एक दूसरे के ऊपर लानतान भी होती है कैपेसिटी पेमेंट के हवाले से। आप ये बताइए कि ये इंटरनेशनल मॉड्यूल क्या है इस हवाले से? जब आप कोई प्लांट लगाते हैं, अब आप उसकी कैपेसिटी पेमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? क्योंकि पाकिस्तान में कुछ खिलाफ कानून मुआहदे हुए इस हवाले से। देखिए, दुनिया में जहां पर भी गवर्नमेंट पावर प्लांट्स लगवाती है, अपने लिए लगवाती है, तो वो इन लोगों से एक वादा करती है, कि इन्वेस्टर से वादा करती है कि आप अगर आप अपना पावर प्लांट लगाइए और हम आपको इतने पैसे देंगे, वेदर हम उसको इस्तेमाल करें ना करें। ये डिमांड और सप्लाई गवर्नमेंट देखती है, प्राइवेट इन्वेस्टर नहीं देखता। तो जब प्राइवेट इन्वेस्टर को एक चीज ऑफर की जाती है कि आप ये कीजिए और करके हम आपको पैसे देंगे, तो फिर उसके बाद लॉजिकली मॉरली आप उनको वो पैसे बंद नहीं कर सकते। अलबत्ता कितने पैसे आपने उनको दिए, कितनी आपने उनके साथ एग्रीमेंट की, वो एग्रीमेंट सही थी नहीं थी, वो एक अपनी जगह पर बात है। लेकिन ये कि कैपेसिटी पेमेंट अगर आपने उनके साथ एग्री की हुई है, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, तो अब आपको वो पैसे देने पड़ेंगे। ये दुनिया का रवाज भी है और पाकिस्तान में भी बिल्कुल उसी तरह हुआ है जिस तरह दुनिया में होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं आता हूं आपकी तरफ। सर जफर साहब, एक ब्रेक की तरफ है। ब्रेक के बाद मैं चाहूंगा कि इसी को हम और थोड़ा सा, क्योंकि इसके ऊपर बड़ी सियासत होती है कि हम बिजली आज जो है स्टैंडिंग कमेटी में भी ये हुआ कि जब हम बिजली पैदा ही नहीं कर रहे, ले ही नहीं रहे, तो उनको हम पैसे क्यों दें बिजली पैदा करने वाली कंपनियों को? ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जफर सुबानी साहब, आपसे भी जानना चाहूंगा कैपेसिटी पेमेंट के हवाले से। देखिए, कैपेसिटी पेमेंट का जो है, इस वक्त जब एग्रीमेंट किए गए थे, अब हमने एग्रीमेंट कर लिया जिसमें डॉलर को ओपन छोड़ दिया था। लाइक मैं जो 2008-2009 में जब आपका जो एग्रीमेंट साइन हुए, तो उस वक्त 65-70 का डॉलर था आपका, और वो लोकल इन्वेस्टर्स भी थे। आपने ओपन डॉलर छोड़ा कि आप जितना जो भी रेट होगा उसकी आपकी इक्विटी डॉलर में फिक्स कर दी और आप पे करते रहे। बट ये सारी एग्रीमेंट जब करते रहे उस वक्त थोड़ा सी जो है जरा रैशनलाइज करते कि आगे लॉन्ग टर्म क्या होगा आपका, तो इतना इम्पैक्ट नहीं आता। जो हमारी प्राइस जो है वो बढ़ जाती है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है और जो है
वो आपके बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें उस वक्त देखना चाहिए। लेकिन अगर आपने एकदम एग्रीमेंट कर लिया है और आप यूटिलाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो आपने पे तो करना है, इसके अंदर है। और दूसरी बात ये कि इतने सारे प्रोजेक्ट 2013 लेकिन सर बात सुनिए ना, एक मिनट सर आप ये कह रहे हैं कि अगर हम फ्रीज करते डॉलर को, हम रेट फिक्स करते हैं उसका, और फर्ज करें कि आज आप करने जा रहे हैं और 180, 85, 90, 95, 200 के ऊपर करते हैं और कल को डॉलर गिर जाता है, तो फिर तो आपको इसमें प्रॉब्लम होगा अपने आगे के जो एग्रीमेंट्स होंगे, कैपेसिटी पेमेंट्स। कुछ पावर प्लांट से गवर्नमेंट ने एग्री किया है 148 के ऊपर, अब जो तकरीबन 5-6 महीने पहले और पे किया है इसके अंदर। चले वो एक अच्छी बात है कि इन्होंने जो ओपन था कुछ पावर प्लांट से इन्होंने नेगोशिएट किया, लेकिन काफी सारे प्रोजेक्ट प्लांट्स हैं के अंदर है, उसमें अभी तक कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। बट आई थिंक इस वक्त जो हमारे चैलेंजेस हैं उसको हमें फौरन देखना चाहिए इसके अंदर। प्लस डिस्ट्रीब्यूशन और ये जो है वो एक इस वक्त ऑलरेडी जो है इसके ऊपर फेडरेशन के अंदर भी इसकी डिस्कशन चली। बट अगेन अनफॉर्चुनेटली स्लो पेस चलते हैं, आपके पावर डिवीजन वाले हैं उनकी इनपुट नहीं आती है, वो बहुत बड़ा एरिया है, तकरीबन 20% लॉसेस जो है ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन के आते हैं। तो वो उसे हमें जो है ना वो एक वॉर फुटिंग के ऊपर करना चाहिए ताकि हमारी कॉस्ट जहां तक बढ़ सकती है, बिकॉज जहां पे लग गए पावर प्लांट और कमोडिटी प्राइस दुनिया में जो कुछ प्राइस है उस प्राइस पे तो मिलेगी हमें। कंजम्पशन जिस तरह शब्द साहब ने कहा था कि कंजम्पशन में हमें लोड शेडिंग को करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास तो पैसे नहीं है डॉलर मंगाने के लिए। अच्छा, अब ये भी जानना चाहूंगा कि हमें इकदाम करने पड़ेंगे जो प्राइम मिनिस्टर के उसमें भी जो तय हुआ है कि कमर्शियल एक्टिविटीज रात 8 बजे बंद हो जाएंगी, और क्या हो सकता है इस ड्राइव को आप कैसे देख रहे हैं जो इस वक्त हुकूमत करना जा रही है? देखिए जी, इससे मार्केट वाले बहुत ज्यादा रेजिस्ट करेंगे। हमारी मार्केटों में लोगों को आदत नहीं है जी रात 11 बजे से पहले दुकानें बंद करने की और सुबह 12 बजे से पहले दुकानों में आने की। देखिए इसमें ये सोल्यूशन तो ठीक है, आप देखिए मुश्किल फैसले तो जो कह रहे हैं कि करने पड़ेंगे वो तो करने पड़ेंगे, लेकिन सबसे आसान तरीका इस वक्त ये है, हमारे पास इस वक्त काफी मिकदार में नेचुरल गैस मौजूद है जो कि हम बहुत बुरी तरह जाया कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को देने के बजाय कैप्टिव पावर प्लांट्स को अपने लिए बिजली बनाने के लिए दे दें। सबसे पहले इस मुल्क में बिजली की सरप्लस प्रोडक्शन मौजूद है। क्यों कोई फैक्ट्री, क्यों कोई इंडस्ट्री अपने लिए बिजली बना रही है, वो ग्रिड से ले और ग्रिड्स की बिजली इस्तेमाल करें। सबसे पहला काम हमें ये करना चाहिए कि हमें एक मॉलिक्यूल ऑफ नेचुरल गैस को एफिशिएंट पावर प्लांट्स की तरफ ट्रांसफर करना चाहिए। और ये जो रेंट सीकिंग कर रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं इंडस्ट्री वाले बैठ के, और जहां आप इनको हाथ लगाने की कोशिश करते हैं, ये तमाम चेंबर्स एसोसिएशन के आपके खिलाफ खड़ी हो जाती है, बता देती है कि टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट जीरो हो जाएगी, मुल्क बर्बाद हो जाएगा। ऐसा कोई कहानी नहीं है जी। इस गैस को आपको फौरन डाइवर्ट करना पड़ेगा एफिशिएंट पावर प्लांट्स पे, आरएलएनजी की इंपोर्ट कम करनी पड़ेगी, वरना इसलिए शॉर्ट टर्म और फौरन सोल्यूशन है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि ओगरा ने अप्रूवल के लिए रेट्स के लिए भेज दिया है इस वक्त अप्रूवल के लिए फेडरल गवर्नमेंट को। इस वक्त बिजली का रेट चाहे वो खुद बनाए, 11 रुपए की बिजली एक आदमी बना रहा है, 45 रुपए की बिजली दूसरी इंडस्ट्री खरीद रही है, आवाम महंगाई की चक्की में पिसी जा रही है। ठीक है जी, आपके पॉइंट को मैं आगे रखता हूं शेख साहब। अब जाहिर है कि इस वक्त किसी तरीके से निकलना है इस क्राइसिस से, इस बहरान से अवामी आगाही और शऊर की भी बहुत जरूरत है। और जो रिटेलिएशन होगी, हमारी ये लड़ाई इस बात पे होती है कि कारोबार रात 10 बजे से पहले नहीं बंद करेंगे, इस पे नहीं होती कि सुबह जल्दी खोल लें। ये तो खैर बेकार की चीज है। कोविड में हम देख चुके हैं किस तरीके से हमने अपनी इन सारी चीजों किया था। तो ये जो अभी मौजूदा इक़दाम किए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, कोलिशन पार्टनर्स की तरफ से, किस तरह से देख रहे हैं आप शेख साहब? मेरा ख्याल में जी ये जो बातें की जा रही हैं कि ये सब कुछ होगा, ये पॉजिटिव है, हमें ये करना पड़ेगा, हमें झंडा उठाकर ये काम करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चॉइसेस अवेलेबल नहीं है। अगर लाहौर में शादी 10 बजे खत्म हो सकती है, तो कराची में क्या वजह है कि 12 और 1 बजे तक शादी चलेगी? यूरोप के अंदर जब दुकानें, हम लोग यूरोप में जाते हैं तो देखें मगरिब के टाइम पे सब लोग दुकानें बंद करके अपने घर चले जाते हैं। कोई वजह नहीं है कि कराची में रात को 12 बजे तक दुकानें खुली रहें और या दूसरी जगहों पे खुली रहें। हमें हर सूरत में मगरिब के टाइम पे अपनी दुकानें बंद करनी पड़ेंगी। इसके बाद भी हमें ये कमर्शियल सेक्टर पे और प्राइवेट सेक्टर में जो रेजिडेंशियल सेक्टर है उसमें हमें हर सूरत के अंदर अपनी जो है वो लोड शेडिंग करनी पड़ेगी। ये जो गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 2 घंटे करेंगे और 1.5 घंटा करेंगे और 0 कर देंगे, मेरे ख्याल में ये सही नहीं है। हमें ज्यादा लोड शेडिंग करनी चाहिए और हमें इन चीजों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। और ये जो अपने साहब कह रहे हैं कि हमें गैस पे करना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। आप खुद देखिए इतने बुरे हालात हैं कि मैं डिफेंस में रहता हूँ, कराची डिफेंस में रहता हूँ।
और हर महीने मेरा बिल जो है गैस का जो है वो 400 से लेकर 500 रुपए बिजली का बिल आता है, ये इसका गैस का बिल आता है। तो आप देखिए इतनी सस्ती गैस हम जाया कर रहे हैं इस गैस को बेहतर यूटिलाइज करना चाहिए। मुझसे भी जो है उन्हें 250-300-400 रुपए की बजाय 2000 रुपए लेने चाहिए, ताकि मैं भी गैस एहतियात से इस्तेमाल करूं, और गैस बचाकर हमें पावर प्लांट्स को, एफिशिएंट पावर प्लांट्स को भेजनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बिजली प्रोड्यूस हो सके। इसके अलावा शॉर्ट टर्म में कोई भी सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, जफर साहब आपकी तरफ आता हूं और लास्ट में जानना चाहूंगा कि हुकूमत ने जो अपनी तरफ से कोशिश की है आप किस हद तक देख रहे हैं, क्योंकि डंडा तो उठाना पड़ेगा, उसके बगैर बात नहीं चलेगी। ये देखें, ये प्राइस जो है, अगर मैं जैसे हमारे घर में नॉर्मल पे 350 रुपए का बिल आता है, तो आप 10 रुपए भी पर डे नहीं दे रहे, जुल्म है मेरा ख्याल है। हम बिरयानी बनाते हैं, खुदना खाते हैं आपका, और हम ये बिल जो 5 साल से गवर्नमेंट प्राइस नहीं इंक्रीज कर सकी है डोमेस्टिक की। सर आगे आने वाले प्रोग्राम्स में इस हवाले से जरूर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। नाजरीन, इंशाल्लाह कल आज न्यूज 1 बजे से हमारी इकोनॉमिक सर्वे की ट्रांसमिशन शुरू हो जाएगी और उसके बाद बजट एंड देन पोस्ट बजट। तो इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।